जेईई 2025 का एग्जाम देने वाले हो फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में, लेकिन फिजिक्स में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है बच्चों। अगर ऐसे सिचुएशन आप सबके साथ है, स्वागत करता हूं आप सबका मेरी सीरीज में, जिसमें फिजिक्स के टॉप 15 चैप्टर्स की मैं यहाँ डिस्कशन करने वाला हूं। बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज 30 डेज में हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग टू ऑल टॉप 15 चैप्टर्स इन क्लास 11th एंड क्लास 12th। एंड डोंट वरी गाइज, तो जिसका आज चैप्टर नंबर 4 है गाइज, चैप्टर नंबर 4 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मतलब मैं केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप 15 वही चैप्टर डिस्कस किए जा रहे हैं जिनसे जेईई मेन वालों ने ना लास्ट 2 to 3 ईयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल रूल करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, राइट। सो हियर वी गो गाइज, एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यार। जो बच्चे नए हैं ऑब्वियसली उन सबको पता है, जो बच्चे पुराने उन सबको पता है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैंने इंफॉर्मेशन बता दी है। सीरीज आपके लिए सब कुछ बदल देगी। फिजिक्स में अगर एक बेस्ट स्कोर अपने पहले अटेम्प्ट में करना चाहते हो, अपना एनआईडी सिक्योर करना चाहते हो, है ना, क्वेश्चंस को बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हो बच्चों, ये सीरीज आपके लिए, राइट। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर हम लेंगे उसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। तो आज थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा इसी चैप्टर का, वो बनेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां से ये 4th नंबर पे लाई करता है हमारी लिस्ट में टॉप 15 चैप्टर्स की, ठीक है। जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं, और ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूं बच्चों कि बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस और नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जो भी आप अपने घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, जो भी जहां से भी जैसे भी पढ़ रहे हैं आप। और एक चीज और फिर से बता दूं, जो नीट के बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने, तो वो इस सीरीज को फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर, ये जेईई मेन की सीरीज है, हाँ बिल्कुल जेईई मेन के, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो सेम आएगा ना बॉस, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी ऑसम तरीके से। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस जो मैं यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ, अमेजिंगली आपने सॉल्व करना है, और थोड़ा सा टेक्निक। और आपको ना सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इस सीरीज के थ्रू आपको कंसेप्ट का तुरंत रिविजन हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, बस 30 डेज मेरे साथ बने रहना है, और जितने भी क्वेश्चन है उनको हम साथ साथ में सॉल्व करने वाले हैं, और जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस हो रहा है वो तो चल ही रहा है बॉस, राइट। दिस इज अमेजिंग थिंग ऑफ दिस सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, डायटोमिक गैस डज 200 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट इज एक्सपैंडेड आइसोबैरिकली। तो एक तो इस सीरीज में आपको दे रखा है कि भाई आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहा है। देखो भाई, ये इतना बेसिक लेवल पे तो हर बच्चा पढ़ के रखता है कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी कंसेप्ट सीखेंगे भाई, इसको प्योर तरीके से हमने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसने बोला एक डाई एटॉमिक गैस है, पहले ये देख लो कौन सी गैस है, डाई एटॉमिक गैस है भाई। और अगर डाई एटॉमिक गैस की मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों अगर जरूरत पड़ेगी तो 5 होती है, ये लिख लिया करो। हालांकि इसका एडियाबैटिक कांस्टेंट हमें दे रखा है, ठीक है। 200 जूल ऑफ वर्क ये कर रही है, यानी वर्क भी दे रखा है हमें, दैट इज 200 जूल। और आप देख सकते हो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क होता था ना, याद करो, वो होता था पी डेल्टा वी, राइट। आइसोबैरिक है भाई, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसको हम 200 जूल लिख सकते हैं। और इसी को अगर आपने लिखना है ना इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो आप एनआर डेल्टा टी लिख सकते हो, दैट इज 200 जूल। बात देखिए, ये रिक्वायर्ड होगा, ये रिक्वायर्ड होगा, जो भी होगा हम कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि कंसेप्ट को कैसे याद रखना है, कैसे अप्लाई करना है, ओके। सो द हीट गिवन टू द गैस इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब इसमें जो प्रेशर होता है सर वो कांस्टेंट होता है। तो बताओ कितनी हीट गिवन है गैस को इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो बच्चों आप सबको पता है आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट पे जो हीट सप्लाई की जाती है, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, राइट। तो आप लिखोगे एनसीपी डेल्टा टी, ऑब्वियसली यही होगी ना भाई, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट हम ले लेते हैं, एनसीपी नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे आपको सब पता है। अब हम इसको क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह तो हमें नहीं दे रखे हैं, बट आप फोकस इस पे करो, ऐसे क्वेश्चन में इस पे फोकस करो, क्योंकि हमें ना वर्क दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको याद आ जाए, जो सीपी होती है ना गाइज, सीपी की जो वैल्यू होती है वो होती है दैट इज आर इंटू एफ बाई 2+1, दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, अमेजिंगली मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चूंकि सीरीज का मतलब है बॉस, पहले कंसेप्ट, फिर न्यूमेरिकल, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर उसकी स्पीड को कैसे बढ़ाना है। देखो अगर आप लेट्स सी भूल गए तो बच्चों एक चीज हमेशा लगना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है FR/2, ये याद रख लेना, बहुत काम आएगा अमेजिंगली, डोंट वरी, मैक्सिमम जगह पे। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होती है उसका फॉर्मूला होता है F means degree of freedom and this is our gas constant। और मेयर्स फॉर्मूला याद रख लेना, Cp minus Cv is equal to R।
और यहाँ से अगर सीपी कभी कभी भूल जाओ तो इसको इधर लेके जाओ और ऐड करो। देखो जब इसको इधर लेके जाओगे, ये वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगा ना बॉस, राइट। कंसेप्ट, मेरा मेन मकसद ये है, नॉट ओनली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आपको सिखाना कि कॉन्सेप्ट क्या है, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे यूज होगा, फिर उसको अप्लाई कैसे करेंगे। अंडरस्टूड बॉस? यस। अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं, सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो बाय द वे, क्योंकि बच्चों हमें ना वर्क दे रखा है और यहाँ पे जो क्यू का फॉर्मूला उसमें एन सी पी डेल्टा टी है, तो एन और डेल्टा टी तो आ गया है। देखो एन और डेल्टा टी आ गया, आर और आ जाए तो हमारे बात बन जाएगी बॉस, एन डेल्टा टी और सीपी की वैल्यू है आर और एफ बाई 2 प्लस 1। अंडरस्टूड? और अब देखो ये क्या है, क्योंकि ये अननोन है हमारे लिए, हमें नहीं पता ना, बट जूल दे रखा है इस प्रोसेस में और वो है 200। तो हम यहां लिख लेंगे दैट इज 200 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सी गैस है? डाइएटॉमिक, 5 होती है बॉस, तो 5/2 प्लस 1। बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फटाफट बन जाएगा और आंसर आ रहा है इसका 700 जूल। यही आएगा ऑब्वियसली, 2 जिसका एल्सियम लोगे 7 आएगा, 2 से 200 बचेगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे 700 जूल आएगा। मेन प्रॉब्लम देखो, ये क्वेश्चन तो मैं बहुत फास्ट कर सकता था अपने लिए, लेकिन आपको ये भी बताना है कि दिस इज द वे हाउ यू कनेक्ट विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और आपने याद क्या रखना है, आपको चीजें जल्दी से सॉल्व करनी कैसे आएंगी, है ना। कमाल की चीज है बॉस ये, आप बस देखते रहो, बने रहो मेरे साथ, और प्रैक्टिस के लिए आपको ये ऑब्वियसली पीडीएफ भी मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है कि नहीं बॉस? ओके गाइस, हियर वी गो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप अपनी आंखों से देखो, समझो बात को कि जो कंसेप्ट है ना, देखो यहाँ पे इस पूरी सीरीज में ना ये समझ लेना कि सर इसमें ना सबसे ज्यादा ये वाले फॉर्मूले, ये वाले कंसेप्ट यूज किए गए, तो मजा आ जाएगा, उन पर फोकस करना, क्योंकि वही रिपीट होते हैं फिर आगे एग्जाम में, ठीक है। उसने बोला 0.08 kg एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आप थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन कर रहे होते हो तो ये समझना लाजमी है बॉस कि कौन सा प्रोसेस है। उसने बोला जो भी एयर है, उसने बोला कि इतने केजी एयर हीट की जा रही है, कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, बट कौन से पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम। सो गाइस यू हैव टू फोकस ऑन दिस कि यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। और बच्चों याद रखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वर्क डन होता है वो तो 0 होता है। पहले ही लिख दो, पहले ही लिख दो, कुछ भी पूछे अब हमारे से, ये स्मार्टनेस आपको खुद दिखानी है, ठीक है सर। जो एयर है जिसको हीट किया जा रहा है उसका मास दे रखा है, अगर जरूरत होगी तो लिख लेते हैं 0.08 kg, समटाइम नहीं जरूरत पड़ती है। और 5 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाता है, यानी इसको जो टेम्परेचर है, दैट इज टेम्परेचर जो है उसका जो भी किया जा रहा है 0 से 5 डिग्री तक, तो टेम्परेचर डिफरेंस मान लेते हैं हम इसको 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, ओहो कमाल हो गया है। तो उसने बोला स्पेसिफिक हीट निकालो एयर की कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी CV पूछ रहे हैं भाई लोग, CV। अभी तो बताया यार मैंने, देखो देखो कनेक्ट किया था ना मैंने, अभी यूज करना है आपको। नो 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 नो, इज सॉरी माय मिस्टेक, ये तो दे रखी है उसने, वाह ये तो दे रखी है यार, मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था जल्दी जल्दी में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट है वो दे रखी है, दैट इज 0.17 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें ना एक चीज और जहां गलती होती है बच्चों से, मैक्सिमम, राइट, क्या, इसको आप ध्यान से देखो, सीवी की जो वैल्यू है ये दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.17, लेकिन ये किलो कैलोरी है, तो ये किलो को चेंज करो 3 में और कैलोरी को जूल में बदलो, क्योंकि केजी डिग्री सेल्सियस है तो जूल में लेना पड़ेगा आपको। और 1 कैलोरी कितनी होती है? 4.18 जूल, तो इसकी यूनिट बनेगी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखना है गाइस, अंडरस्टूड? तब आपको CV यूज करनी है। हाँ ये बहुत गलती हो जाती है, देखो बहुत छोटा सा एक आधी लाइन का क्वेश्चन है हालांकि ये, लेकिन स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि नहीं। सो सर हमारे से पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। ओहो, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद कर लो, Q इक्वल टू होता है चेंज इन इंटर एनर्जी प्लस वर्क डन। चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है तो वर्क डन तो हो गया जी 0, तो जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगी, यानी चेंज इन एनर्जी आपकी हो जाएगी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो उसको लिखेंगे NCV डेल्टा T, जैसे अभी लिखा था CP, राइट, वो कांस्टेंट प्रेशर पे थी। सिंपल हो गया, बात बन गई, सब कुछ गिवन है बॉस। सर हमें N की वैल्यू गिवन है क्या? एन नहीं, मास गिवन है, तो ये मास वाला ले लो आप, ठीक है, तो मास ले लेंगे ना भाई, तो MCV डेल्टा T, तो बस वैल्यू पुट करो गाइस 0. व्हाट इज दैट 08, CV की वैल्यू सर 0.17 10⁻³ इंटू 4.18 और ये आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई करो, इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आंसर इसका लगभग लगभग आएगा 284 जूल।
है ना। ये मेहनत तो आपको देखो मल्टीप्लाई करनी, कॉन्सेप्ट में नहीं फंसने दूंगा, आई गारंटी। कैलकुलेशन आप मैथ के स्टूडेंट हो, फास्ट करने का बॉस, फटाफट फटाफट मेरे से भी फास्ट करने का, राइट। तो चलो ये था क्वेश्चन, देखो देखते जाओ आप क्या कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं रिलेटेबल है ना, सब रिलेट कर रहे हैं ना, यस यही तो मजा है बॉस इस चीज का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हालांकि इस शीट में ज्यादा क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स के नहीं है, पर जितने भी है ना उनसे सारे कंसेप्ट हमारे यूज हो जाएंगे बेस्ट वे में, कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको तो आप भी रिवाइज ऑब्वियसली करके जाओगे। हम वो वाली चीज बात कर रहे हैं जिन पे जेईई मेंस ने लास्ट 2-3 साल में 2024, 2023, 2022 मैक्सिमम फोकस किया, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से दिए हैं, तभी तो फायदा होगा बॉस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जरा एक बार पढ़ लो तो मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा ना कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम में भी आ जाती है, जो इंग्लिश मीडियम जो भी सीबीएसई है, जो भी आपका बोर्ड है, राइट। और ऑब्वियसली नीट में भी आते हैं बॉस, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहने का, जेईई मेन के लिए तो चल ही रही है सीरीज। उसने बोला ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो क्लियर बोल दिया उसने, भाई कौन सा प्रोसेस है सर, एडियाबैटिक प्रोसेस है बॉस, एडियाबैटिक, ओके ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस है सर, यस। तो आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में ना प्रेशर कांस्टेंट होता, ना वॉल्यूम कांस्टेंट होता, ना टेम्परेचर कांस्टेंट होता बॉस, तीनों वेरिएबल होते हैं, इनमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। और जो हीट का एक्सचेंज है, यानी चेंज है हीट का एक्सचेंज, वो जीरो रहता है। ये इतना आपको समझ में आता है बेसिक तौर पे, जो नॉर्मल से हम पढ़ते हैं, ठीक है सर। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसने बोला इस प्रोसेस में जो प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो गैस का टेम्परेचर है उसकी पावर 3 पर, क्यूब, है ना। ये दे रखा है एक क्वेश्चन में, क्लियरली लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ सीपी ओवर सीवी। तो बच्चों बताओ इस गैस का सीपी ओवर सीवी क्या होगा। अगर आपको याद हो सीपी ओवर सीवी तो गामा होता है ना, गामा इक्वल टू सीपी ओवर सीवी होता है ना। और ये तो एडियाबैटिक कांस्टेंट है ना बॉस इसका। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो दैट इज द एडियाबैटिक, इनडायरेक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस की बात, कांस्टेंट की बात कर रहा है। मतलब अगर इसका मैं एडियाबैटिक लॉ लिखूं पीवी वाला, तो इंडिकेटर, तो पीवी गामा इक्वल टू क्या होता था, कांस्टेंट। यानी हमें ये फॉर्म बनानी है। अगर हम पीवी और इसकी गामा जो है पावर ये निकालना है, क्योंकि यही सीपी अपॉन सीवी होता था। हाँ, अलग से सीपी और अलग से सीवी निकालने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है बाय द वे। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस रिलेशन ऑफ पी एंड टी इन टर्म्स ऑफ दिस। पी की पावर 1 बनानी है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, और वी की पावर जो भी होगी वही गामा होगा, बस पी की पावर 1 बनानी है, ध्यान रखना। तो इसमें चूंकि पी तो है, चलो अच्छी बात है, टी हमें नहीं चाहिए, हमें वी चाहिए। कमाल है यार, सबसे बेस्ट तरीका क्या करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और यहां से टी को रिप्लेस करो, देखो पीवी बाय बनेगा एनआर, ओके। और इसको उठा के यहां रखेंगे क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, और हमें इससे ये बनाना है, ठीक है बॉस। यस, प्रोसेस बता रहा हूं ध्यान से। तो ये बनेगा आपका पी वी बाई एन आर, उसकी होल पावर कितनी है सर, 3 है सर, आई थिंक यही बोला है उसने, हाँ यही बोला है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 3 हो गई, V की पावर भी 3, और NR दोनों कांस्टेंट है तो उनको रहने दो, उनको आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक P बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे P की जो पावर है वो 2 बच रही है, देखो P2 है और V क्यूब है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ 1 मतलब, और NR वगैरह सब कॉन्स्टेंट है, तो हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं अब इसको कि कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि जो एडियाबैटिक लॉ होता है पहला, P और V के टर्म्स में जो रिलेशनशिप होती है, P V गामा, यानी P की पावर 1 बनाओ, गामा की पावर V की पावर गामा बना दो, वो कुछ भी हो सकते हो, गामा रहेगी। तो हमें इसकी पावर को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, P की पावर को हटाने के लिए इसका रूट ले लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, V और यहाँ आ जाएगा 3/2, और ये जो कांस्टेंट है, रूट लो कुछ भी लो, कांस्टेंट रहेगा। अब देख सकते हो रिलेशन बन गया, P1 हो गया, V की पावर जो भी है यही है गामा, तो ये आ गया 3/2, और यही वैल्यू है CP/CV। तो फाइंड आउट योर आंसर, चेक आउट योर ऑप्शंस, खत्म। दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो हमने कंसेप्ट भी देख लिया कि भाई ये होता है इसमें। और एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर वर्क डन लिखना है बच्चों, तो हमें पता है P2 V2 माइनस P1 V1 ओवर 1 माइनस गामा होता है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे, अगर नहीं दे रखे तो NR T2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा होता है। अंडरस्टूड, वर्क डन भी मान लिख दिया। अगर फर्दर किसी क्वेश्चन में पूछने लगे, क्योंकि हम रिवाइज भी तो कर रहे हैं ना बॉस, तो ये एटलीस्ट याद रखने का। अंडरस्टूड, डेफिनेटली सर और भी कुछ पूछा जा सकता है क्या, यस, ग्राफ पूछे जा सकते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे आगे तो बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए,
मजा आ रहा है? यस सर। तो यार सर मतलब ऐसे इतने इजी इतने बढ़िया से क्वेश्चन आ जाते हैं क्या? आए हैं भाई 2024 में आए हैं यार। जनवरी अटेम्प्ट फरवरी, जनवरी अटेम्प्ट में जो फरवरी में जो जनवरी में जो शिफ्ट थी और फेब में तक जो शिफ्ट गई थी, फिर अप्रैल में भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़े थोड़े चेंज होते, लेकिन कंसेप्ट तो रिपीट होते हैं, क्वेश्चन तो ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? चलो भाई धुरंधर खिलाड़ियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ ओरिजिनल स्टेट ए टू द इंटरमीडिएट स्टेट बी बाय अ लीनियर प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस टू, बस डायग्राम बना लेते हैं, आप समझ जाएंगे। द वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी वुड बी, टोटल वर्क डन बताना दो प्रोसेस में। तो हमें पता है जब हमें ग्राफ गिवन होता है थर्मोडायनेमिक्स में, पीवी ग्राफ आपको दे रखा है और कुछ इस तरीके का प्रोसेस है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे चूंकि ये वॉल्यूम वाली एक्सिस है और ये 3 और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ के 7 हो गया 0 से, और यहाँ पे 4000 है प्रेशर, और प्रेशर आपको पता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो आप, एंड दैट इज 8000 डन। ये स्टैंडर्ड यूनिट में, ऑलरेडी यूनिट पे जरूर ध्यान देना। नहीं नहीं ये डाइन में है भाई, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, इस पे ध्यान दे लेना वरना गलत हो जाएगा बॉस। और जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब ही है, तो इसको ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर डाइन को न्यूटन में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तब करेक्ट होगा। हाँ सर ये बात तो हमने देखी ही नहीं थी, यही तो गलती होगी। गलती इसलिए नहीं होगी कि तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें आता तो प्रैक्टिस करके जाओगे, गलती ये होगी, इसलिए मिस्टेक बोलते हैं इनको एग्जाम में। घर जाके पता चलता है, जब हम पेपर दे के आ जाते हैं ना भाई, घर जाके बैठते हैं, तो ये क्या कर दिया मैंने, फिर भाई बड़ा दुख होता है सीरियसली। ऐसे होने नहीं दूंगा भाई, देवे हर गलती आपकी पकड़वा दूंगा मैं यहाँ पे, जब क्वेश्चन में से आता आप सॉल्व करोगे, समझ गए ना। नोट हम देखो ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे, गलती कहाँ होती है वो भी सीख रहे हैं हम, अंडरस्टूड। चलो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। उसने बोला ये प्रोसेस ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से फिर ए जा रहा है, वो बोला टोटल वर्क डन निकालो भाई फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, मतलब ए से बी और बी से सी, बस। तो टोटल वर्क डन निकालना है हमने, वर्क डन ए टू बी निकाल लेंगे और वर्क डन बी टू सी, बस इतना ही पूछा है, सी टू ए नहीं पूछा, तो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सी टू ए में ये जो प्रोसेस है, ये जो लाइन है, ये वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है, मतलब ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाली लाइन है, तो इसका वर्क डन तो वैसे भी 0 ही है ना, पूछने का कोई फायदा नहीं है। देखो बी से सी, देखो आप बी से सी, ये वाली जो लाइन है प्रेशर पे परपेंडिकुलर है ना, प्रेशर पे, तो प्रेशर ये सी पॉइंट का भी सेम रहेगा, बी का भी, तो ये प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन है। लेकिन इस लाइन को देखो आप, इसको, ठीक है, इसका नाम आपको नहीं पता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर से प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। जब पीवी डायग्राम में कोई एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाली जो लाइन है ना भाई, हम क्या करेंगे, ए बी का वर्क डन निकालने के लिए इसके अंडर जितना भी एरिया वो निकाल लेंगे, ये पूरा एरिया इसके अंडर, ठीक है। वैसे तो इसमें भी यही कर सकते हो, बात तो एक ही है वैसे, है ना, इसके भी अंडर एरिया निकाल लेंगे अलग से, बट चूंकि उसका प्रोसेस का नाम हमें पता है तो इस ओके हम उससे कर लेंगे। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, पहले ए से बी देखो बच्चों, इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया, ये क्या बना रहा है, देखो ये एक ट्रेपेजियम बना रहा है कि नहीं, राइट। तो हम लिखेंगे ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो बी से ए तक, यहां से यहां तक, यानी 0 से 8000, तो ये 8000 हो गया, प्लस फिर यहां से यहां तक ये साइड और ये बड़ी वाली साइड पैरेलल है, तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, 0 से 4000, ये 4000 है, ठीक है। तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, यानी इसकी लेंथ देखो 3 और 7 का डिफरेंस होगी, यानी यहां से यहां तक 4, अंडरस्टूड, दिस इज 4, प्लस बी से सी तक का वर्क डन क्या होगा सर, बी से सी। तो अगर बी से सी का अगर आपको फॉर्मूला नहीं है तो इस लाइन के नीचे का ये इतना सा निकाल लो, रेक्टेंगल है ये, तो देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इतना सा एरिया निकाल लो, है ना, इसकी लेंथ इनटू ये विड्थ, तो इससे भी आ जाएगा। देखो लेंथ कितनी है इसकी सर, ये देख लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 3 7 यानी 4 उसका डिफरेंस, और ये कितनी है सर 4000, एक ही बात है बॉस। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है गाइस आप लोगों ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप 4000 या 8000 ये सब लिख रहे हो डाइन सेंटीमीटर में है, तो जब इनकी वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे ना, उस यूनिट का आपने ख्याल रख लेना है। जब इस 8000 को लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा, डाइन को जब चेंज करते हैं तो 10⁻⁵ होता है, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ होगा इसका, और यहाँ पे भी 10⁻⁵ मल्टीप्लाई में है ये 10⁻⁴, फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁴, ठीक है, तब आएगा भाई। तो देखो ये -1 बचेगा, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसकी एक जीरो कैंसिल कर दो, तो ये 8 1200, और बाई 2 भी है और बाहर 4 भी है, प्लस 4 यहाँ से ये कैंसिल, तो ये 1600 बन गया, ठीक है जनाब। तो ये बन जाएगा 600 इंटू 4 प्लस 1600, आई थिंक ऐसे ही कुछ होना चाहिए।
ओ यस, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना आपने, जो मैंने यहाँ पे गलती करी है गाइस, ध्यान से समझना। जब मैंने बी से सी गया, मैं जब बी से सी, तो बी से सी जाने पे देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि बी पे वॉल्यूम है 7 मीटर क्यूब और सी पे जाके 3, तो ये फाइनल, ये इनिशियल। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ निकालूंगा, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे आप फिर माइनस साइन के साथ लेंगे उसको, है ना, दिस इज द मिस्टेक, और ये आपने ध्यान रखनी है। तो ये आएगा 2400 माइनस 1600 गाइज, और ये बचेगा 800 जूल ऑफ वर्क, एंड दिस इज सिंपल वन, राइट। तो इस बात का ख्याल रखना है। अब ये तो चलो मैंने यहाँ से एरिया निकाल लिया, बट अगर आप इसका बी से सी आइसोबैरिक वाला फॉर्मूला भी यूज कर देना, तब भी हो जाएगा। देखो पी डेल्टा वी, प्रेशर कितना है इस लाइन पे 4000, और 4000 है तो 10 पाउंड, पहले डाइन को न्यूटन में चेंज किया और सेंटीमीटर को मीटर में किया, तो -4 हो जाएगा, इंटू डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल जो हो रहा है बी से सी जाने पे, यानी 3 फाइनल, इनिशियल 7, तो माइनस में ही आएगा, देखो -4। तो ये ध्यान रखना है जब एरिया निकालेंगे आप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बाकी तो आप स्मार्ट हो बॉस, उड़ा डालेंगे हम, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, आगे बढ़ते हुए और फटाफट इन क्वेश्चन को समझते हुए बॉस। गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऑब्वियसली इसमें ग्राफ दे रखा है, पीवी डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम में क्या बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोसेस ए एंड बी आपने बता देना है। तो हियर वी गो, यहाँ पे है पी वर्सेस वी ग्राफ, और ग्राफ कुछ ऐसे है, ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है जनाब, इस तरीके से जा रहा है, ये बी के लिए है, ये ए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब भी पीवी डायग्राम की बिना, और एक तरीके के दो ग्राफ दे रखे हैं, आप यहाँ पे देखो इस तरीके से हाइपरबोलिक टाइप की ग्राफ है, राइट। ओके सर, तो ऑप्शन में दे रखा है कि जो ग्राफ बी है ना, वो पी, ये ग्राफ जो बी है ना, ये पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। और जो ग्राफ ए है, ये पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो कर रहा है, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना जो पहला है ना, वही करेक्ट हो जाएगा आपका। क्यों? देखो जब भी ये वाला सिचुएशन आए ना कि दोनों हाइपरबोलिक टाइप के कर्व हो, देखो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना बच्चों, आइसोथर्मल, उसका भी ग्राफ ऐसे ही बनता है। और जो एडियाबैटिक इंडिकेटर होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक ये है आइसोथर्मल, ध्यान रखना, और ये है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, बस ये ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था वैसे पिछले उसमें, मैं आपको बताने वाला था, बट चलो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये भी ऐसे ही बनेगा। तो सर हमें पता कैसे चलेगा? पता ये चलेगा, एडियाबैटिक की जो स्लोप होती है ना, स्लोप कर्व की स्लोप एडियाबैटिक की वो ज्यादा होती है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल की, जो आइसोथर्मल वाला कर्व होता है। तो जब ये एक्सपेंशन हो रहा होगा, डाउन में आ रहे होंगे दोनों ग्राफ, तो जो ऊपर वाला होता है ये ज्यादा स्टीपर होता है ना, इसके कंपैरेटिवली इसकी स्लोप ज्यादा होती है बी वाले की। यानी अगर मैं tan थीटा ऑफ बी वाले की स्लोप ज्यादा मान लूं, किससे? tan थीटा ऑफ ए। तो ये पहचान करने का तरीका बता रहा हूं। अगर ये डाउन आ रहा है, ये एरो नीचे को लगा एक्सपेंशन, तो ये सबसे ऊपर वाला एडियाबैटिक होगा, उससे नीचे वाला आइसोथर्मल होगा। और याद करो एडियाबैटिक पीवी गामा होती है पावर, बिल्कुल यही होता है। और आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट होता है और इसकी पावर 1 होती है। क्यों? क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या बनेगा? एनआरटी, और आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बनेगा। तो डायरेक्ट ऐसे पहचान सकते हो। दोनों ग्राफ अलग अलग है तो कोई बात ही नहीं, हम बता देंगे, लेकिन एक साथ बने तो जिसकी स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक होगा। समझ गए लॉजिकली? यस, ये आपने याद रखना है। तो हमारा जो पहले वाला ही है ना, वही आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी को आपको ज्यादा चेक वेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये लो फॉलो करता है एडियाबैटिक को, और ये वाला पीवी इक्वल टू कौन सा, जब पावर 1 होती है तो फॉलो करता है आइसोथर्मल को। क्यों? ये आइसोथर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है, तो ये एडियाबैटिक होना चाहिए और ये आइसोथर्मल होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है बॉस। होप सो आप समझ गए होंगे, और आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर डालेंगे, फोड़ डालेंगे, मचा डालेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर अगर इसका, चलो आगे वाले क्वेश्चन में बता देता हूं तो उससे बेटर रहेगा। तो दोस्तों एक्चुअली हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे देखो, थर्मोडायनामिक्स की मैं बात कर रहा था, क्योंकि आपके सिलेबस से ना हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, नॉट हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेटर और आपका हीट इंजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे हर साल लगभग क्वेश्चन आता था, बट वो डिलीट कर दिया गया। तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, तो टाइम वेस्ट क्यों करना फालतू में। तो जो सारे प्रोसेस है उनको रिवाइज कर लेना, उनके सबके वर्क डन के फॉर्मूले एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें ओनली 6 क्वेश्चन हैं, तो बेटर है कि मैं आपको उसकी थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है, जिससे फॉर्मूले आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट याद रहे, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन याद रहे,
वो मैं यहाँ लिख दूंगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर ही रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा मेन मकसद है आपको उनको रिवाइज करा के, उनको अप्लाई करा के, उनको फास्टर तरीके से, और जो गलतियां होती है वो ना हो, वो सिखाना। अंडरस्टूड? ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायग्राम वाला ही है, और ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वाली कैटेगरी क्वेश्चन आते रहते हैं, नॉट वेरी टफ, वेरी वेरी आसान है ना। तो वीटी ग्राफ दे रखा है और उसने बोला कि वीटी अगर ग्राफ है तो ऑब्वियस है वहां पे प्रेशर कांस्टेंट वाला ही केस होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस फॉर द सेम मास ऑफ एन आइडियल गैस। तो एक इस लाइन का प्रेशर 1 P1 है और इसका जो प्रेशर है वो P2 है। तो वो बोल रहा है कि बताओ इसमें से P1 P2 में क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों हमेशा याद रखना, देखो चूंकि ये वीटी ग्राफ है और तीन ही वेरिएबल होते हैं हमारे पास, पी वी टी, तो वी और टी के बीच ग्राफ है, तो जो तीसरी लाइन ये बनेगी ना यहाँ से जो ओरिजिन से पास होगी, प्रेशर की ही होगी, है ना। तो ये प्रेशर इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट का प्रेशर कांस्टेंट होगा, वो P1 के इक्वल होगा। इसके ऊपर इंडिविजुअली हर पॉइंट का प्रेशर कांस्टेंट होगा, वो P2 के इक्वल होगा। लेकिन हमारे से पूछ रहे हैं इनमें से ज्यादा कौन है। तो याद रखना जब वीटी ग्राफ हो तो जिसका एंगल कम बन रहा है टी वाली एक्सिस के साथ, ये θ1 और ये θ2, देखो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, जिसका एंगल कम है उसका प्रेशर P1 है, जिसका एंगल ज्यादा है उसका प्रेशर P2 है। तो याद रखना जो प्रेशर होता है वो इसके एंगल यानी स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वीटी जो ग्राफ है उसकी स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका एंगल ज्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका एंगल कम उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो P1 वाली लाइन कम एंगल बना रही है तो P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। सर कैसे पता चला? देखो बच्चों, PV इज इक्वल टू क्या होगा, nRT, और हमें तो स्लोप चाहिए होता है। जब भी ये वाला सिचुएशन आती है, ग्राफ गिवन होता है तो स्लोप निकालनी होती है tan थीटा। तो हमें V और T के बीच में ग्राफ है, V और T, तो देख लो V बाई टी जब आप यहां लिखोगे तो ये आएगा NR बाय दैट इज व्हाट P। तो आप देख लो V बाई टी, जब मैं ऐसे इसकी स्लोप निकालूंगा VT ग्राफ की tan थीटा, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो V बाई टी, तो इसको मैं स्लोप मान लूंगा tan थीटा, और ये तो कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, P। सिंपल, यू कैन राइट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, दिस। सिंपल, यही तो लिखा मैंने यहाँ पे। अंडरस्टूड? लेकिन अगर सर ये ऐसा क्वेश्चन होता, हो गया ना आंसर, तो हो गया इसका P1 इज ग्रेटर देन P2। बट सर अगर ऐसा होता कि यहाँ पे होता P और यहाँ होता T, तो फिर जो भी ग्राफ बनता इसके बीच में ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, ये वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ होता, और इसकी जो स्लोप आती वो, अब वो जो स्लोप आएगी चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फिर आप वॉल्यूम के बारे में बताते हैं इसी तरीके से। अंडरस्टूड? बस ये ध्यान रखना है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों ये थी आज की कहानी मेरी जुबानी थर्मोडायनेमिक्स की। छोटे से कम क्वेश्चन थे, लेकिन जो भी थे उनके थ्रू हमारा सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए और बेस्ट तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अंडरस्टूड गाइस? सो दिस इज द वे। अब मैं कुछ फॉर्मूला जल्दी से, प्रोसेस वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जल्दी से लिख देता हूं, क्योंकि उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, और कुछ क्रिटिकल पॉइंट आपको बता देता हूं जिनको आपको याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। क्या बोलते हो, कर दूं शुरुआत? क्योंकि कम क्वेश्चन थे, समय भी कम लगा, तो रिवीजन तो बंद। चलो भाई देखो, हालांकि हमें पता है कि हर प्रोसेस का एक वर्क डन होता है और वो प्रोसेस हमें पता है। जैसे कि आपको पता है, अगर चूंकि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर आप बात करते हो बच्चों, तो टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब PV इक्वल टू nRT हो जाता है, और ये पूरा प्रोसेस कांस्टेंट P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, इसलिए इसका इंडिकेटर डायग्राम बनेगा PV रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक टाइप का, राइट। इसका जो वर्क डन बनता है बच्चों बनेगा nRT ln ऑफ V2 बाई V1। हाँ, ये अगर आप इसको यहां से चेंज करना चाहते हो तो उसकी जगह आप लिख सकते हो P1 V1 ln ऑफ V2 बाई V1। यहाँ P1 V1 लिखना है, इनिशियल वैल्यूज, P2 V2 नहीं लिखना है, राइट। और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 वो आपको पता ही है, ये आपने याद रखना है। पहला आइसोथर्मल। अगर बच्चों हम आइसोबैरिक की बात करेंगे, जो मेन है, मैं जल्दी से याद दिला रहा हूँ, वैसे ये इजी वाला पोर्शन है आइसोबैरिक। तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है और वर्क डन हमारा होता है P V2 माइनस V1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वॉल्यूम, सॉरी नॉट टेम्परेचर। और अगर हम आइसोकोरिक की बात करते हैं, हाँ एक चीज और देख लो, अगर इसमें आप P इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपने कर दिया तो आइडियल गैस इक्वेशन भी अप्लाई करके देख लो, तो दैट इज nRT, और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T रहेगा। समझ गए? तो V और T में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंगल पावर के साथ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, यानी अगर इसका ग्राफ बनाओगे V वर्सेस T, तो फिर ये ऐसे बनेगा और ये P की लाइन होगी, जो अभी क्वेश्चन किया था हमने। कमाल है कि नहीं है? तो हम करेंगे फिर आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होते ही वर्क डन हमारा जीरो होगा। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो वर्क डन हमारा
जीरो हो जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये याद रखना है। अब हमारे पास बचता है एडियाबैटिक। ये हालांकि मैंने आपको बता दिया है, एडियाबैटिक प्रोसेस का पूरा वर्क डन मैंने लिख दिया ऑलरेडी, तो दोबारा से लिखने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, पी वी गामा जो होता है, पी वी वॉल्यूम की पावर गामा, ठीक है, ये इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे पीटी का भी फॉर्मूला होता है, पीटी वो भी याद रखना है, और वीटी के टर्म्स में फॉर्मूला होता है वो भी, दोनों से कन्वर्ट करना। कैसे कर सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व करना। देखो अगर आप पी वीटी बनाना चाहते हो तो वी रखो, पी हटाओ, यहाँ से यहाँ पुट करके देखना, एक रिलेशन आएगा बेस्ट, वो याद होना चाहिए हर बच्चे को। वैसे पीटी का रिलेशन वो याद होना चाहिए हर बच्चे को इस केस में। बाकी इसकी डिटेल एनालिसिस मैंने आपको बता रखी है, ठीक है गाइज, तो ये याद रखना है। एंड सम मोर थिंग्स, क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी इन शॉर्ट वी कैन से फ्लॉट, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये याद रखना, जो हीट सप्लाई की जाती है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और वर्क डन करने में यूज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं ना बॉस, मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एनर्जी। बच्चों इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इसलिए उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं NFRT/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, RT टेम्परेचर, अगर इंटरनल एनर्जी है। लेकिन अगर चेंज लिखोगे तो NFR∆T/2 लिखोगे फिर आप, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट, टेम्परेचर जीरो तो इसका चेंज भी जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इसका चेंज जीरो हो जाएगा, राइट, ये याद रखना है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगी। और साइक्लिक प्रोसेस की चेंज इन एनर्जी जीरो होती है। मान लिया कोई प्रोसेस ऐसे समझो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, फिर वापस यहां आ गया, तो यहीं पर आ गया, इसकी एनर्जी चेंज हमेशा जीरो। साइक्लिक प्रोसेस है, क्लोज्ड लूप है, कंप्लीट। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये याद रखने हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, जो मेरे को लगता है कि आपको याद दिलाना देना चाहिए, ठीक है। और जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दी है, सम अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। एक चीज मैंने आपको बताई कि CV डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में ये होता है, और CP F/R/2 R/F/2 + 1 होता है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो गामा होता है ना, ये होता है 1 + 2/F, यानी गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन है, ये भी याद रखना है। तो बस इतना याद रख लेना यार, बाकी तो आपने भी पढ़ना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं बॉस, ठीक है। तो दोस्तों ये था थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आप इसे समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको PDF दे देनी है, उसको आप डाउनलोड करके मचा डालेंगे, ठीक है बॉस। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे से विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो बच्चों, राइट, ये आप ही के लिए, डन डन डन। और दोस्तों बस लिखते रहना, अच्छे से नोट्स बना के चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, गलती कहाँ हो सकती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 30 डेज कंप्लीट फोकस आपने करके रखना है। फिर देखो सब कुछ बदलने वाला है आपके साथ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, एक अच्छा स्कोर आने वाला है, और आपको वो चीज़ पता नहीं, आप पूरे 30 दिन पूरे करके देखो मेरे साथ। तो चलो दोस्तों, मिलूंगा इसके इस चैप्टर के, यानी KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, राइट, इसके साथ मिलकर ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों से मिलकर पूछे गए थे, तो दैट्स व्हाई हमने इनको डिस्कस किया है। उस लेक्चर में मिलते हैं, टू बी वेरी सून। तब तक आप खुश रहें, मेहनत करते रहे, सीखते रहे। ऑल द बेस्ट।